हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पूर्व में हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद के 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे। तो यहाँ इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब नेपोलियन राज्य करता है तो उसका बहुत बड़ा भूमिका होता है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देने में। क्योंकि वो क्या करता है कि एक सुधारात्मक कार्य करता है। जो भी राजतंत्र के द्वारा तानाशाही के द्वारा जो कार्य किया जाता है, निरंकुश शासन प्रणाली जो चलाया जाता है, उसको चुनौती देता है। और उस चुनौती को देने से क्या होता है कि लोगों के बीच में अपने अधिकार की, अपने समानता और स्वतंत्रता की मांग उठती है। और उसी में राष्ट्रवाद और क्रांति दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है। और इसी में क्या होता है कि इटली के भागों को भी, जब इटली में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके भागों को बहुत सारे भागों में टूट जाता है। कुछ भागों पर नेपोलियन जो था वो अधिकार कर लेता है, और जैसे जैसे जिसको मौका मिलता है वो इटली को भी कुछ भागों में बांट देता है। तो एकीकरण शब्द का यही अर्थ होता है कि जो भी पूरे इटली का एक क्षेत्र था जो बहुत सारे राजाओं के अंतर्गत आ चुका था, उसको एक करना एकीकरण कहलाता है। अब इटली में ऐसा क्या हो गया और इटली को किस तरह से बांट दिया गया और फिर इसको एक एकीकरण कैसे किया गया, उसको इकट्ठा कैसे किया गया, वही पढ़ना है हमको इसमें। तो इसमें राष्ट्रवाद का जन्म इटली में भी नेपोलियन को माना जाता है, क्योंकि उसने ही राष्ट्रवाद का बहुत भूमिका निभाया। और इसी में क्या होता है कि 1815 में जब वो हार जाता है, इटली 1804 से 1815 तक वो क्या करता है, फ्रांस के राजा रहता है। लेकिन 1815 में जब वो हार जाता है तब उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, और मेटरनिक अपने रूढ़िवादी सोच को सारे यूरोप पे हावी कर देता है और सभी को उसको मानने के लिए बाध्यकारी कर देता है। उसी 1815 के बाद क्या होता है कि इटली के 4 भागों में देखेंगे कि इटली 4 भागों में बढ़ जाता है। और इसमें बीचों बीच जो इटली का था, अगर मान लीजिए कि ये एक इटली का नक्शा है, तो इसके बीचों बीच जो भाग था उस पर एक पोप का साम्राज्य हो जाता है। और यहाँ पोप अपने आप स्वतंत्र राज्य करते हैं। और उसके एक दक्षिणी इटली होता है जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है। और इस दक्षिणी इटली में 2 जो शहर होते हैं, एक होता है लोम्बार्डी और एक वेनेसिया। इस दोनों शहर पे ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता है, जो दक्षिणी इटली के अंतर्गत आता है। फिर आपको देखेंगे कि एक सार्डिनिया तथा पिडमोंट राज्य था, और इन 2 राज्यों पे इटली के वहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो इतने क्षेत्र में मात्र 2 राज्यों पे उनका कब्जा रहता है। और कुछ क्षेत्रों पे फ्रांस का जो होता है वो शासन रहता है, जिसमें फ्रांस में उस समय ब्रूओ वंश का शासन चलता है। तो इस 4 भागों में, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पोप, और जो एक भाग था सार्डिनिया पिडमोंट राज्य, उस पर दक्षिणी इटली के स्थानीय राजा का अधिकार रहता है। तो इस 4 भागों को अब कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे किस तरह से इन सारे राजाओं को हरा करके इटली को एक किया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग एकीकरण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा कर लेना। जैसे भी हम लोग भी अपने जानते हैं कि भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। जो राज्य हमारे भारत में नहीं मिलना चाहते थे, उनको या तो प्यार से या उनसे समझौता करके या सैनिक बल पे, जिस तरह भी उनको एक साथ भारत में मिलाया गया, उसी का एकीकरण कहा जाता है। और वही चीज़ इटली में भी होता है। तो इस चारों जो भाग में ये बंट जाता है, इस चारों भाग को किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और इस एकीकरण का 3 चरण है, हम तीनों चरण देखेंगे जी। कैसे पहले चरण में किस राज्य का, किस क्षेत्र का अपने अंडर मिलाया जाता है, दूसरे भाग में या दूसरे चरण में किस तरह किया जाता है, और तीसरे चरण में। तो इन तीनों चरणों को हमको एक एक करके पढ़ना है। प्रथम चरण में हमको मेजनी और काउंट काबूर के बारे में पढ़ना है। इन मेजनी और काउंट काबूर प्रथम चरण में आते हैं, और इनका अहम योगदान होता है कुछ भागों को इटली में इकट्ठा करना, इटली में एक करने का कोशिश करना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग मेजनी के बारे में देख लेते हैं।
आपको मेजनी के बारे में आप पता होगा कि मेजनी इटली का रहने वाला था और इसको हम लोग इटली के पैगंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मेजनी को हम लोग इटली के पैगंबर के नाम से जानते हैं। यह एक दार्शनिक लेखक और राजनेता था। ये बहुत बड़ा लेखक भी था, दार्शनिक भी था और राजनेता तो था ही। इसके आपको 2-3 लेखन का भी पढ़ना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक भी लिख के जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका जन्म जो होता है 1805 में सार्डिनिया के जिन्यूमा नगर में होता है। यही जो सार्डिनिया राज्य है और इसी सार्डिनिया में एक जिन्यूमा नामक गांव रहता है, वहीं पे इसका जन्म होता है 1805 में। और इसी 1805 में ये जन्म लेता है और इसी 1805 के बाद और यहाँ पे भी देखेंगे कि 1810 में एक संगठन का भी स्थापना किया जाता है। 1805 में इसका जन्म होता है और 1810 में एक संगठन का गठन किया जाता है, जिस संगठन का नाम रहता है कार्बोनारी संगठन। तो पूछता है कि कार्बोनारी संगठन का स्थापना कब हुआ, तो 1810 बताएंगे। लेकिन पूछेगा कि कौन ऐसा इटली का नेता था या राजनेता था जो कार्बोनारी संगठन का सदस्य था, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है कि मेजनी किस संगठन का सदस्य था। तो ये भी याद रखेंगे कि मेजनी एक कार्बोनारी संगठन का सदस्य था। तो ये दोनों याद रखेंगे। कार्बोनारी जो संगठन था उसका 1810 में गठन किया जाता है और 1810 में इसके गठन किया जाता है और इसी संगठन का एक सदस्य था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें केवल जो इन सारे क्षेत्रों पे अपने को आज़ाद करने के लिए ये संगठन बनाया गया था, जिसके विरुद्ध ये लड़ते थे। इसमें एक विद्रोह होता है, नेपल्स विद्रोह। यहाँ पे जो ब्रुवो वंश शासन करता है, यहाँ पे 2 शहर है, यहाँ पे 2 शहर है, नेपल्स था और आपको नेपल्स और एक आपको था सिसिली। तो ये 2 जो नेपल्स और सिसिली था, ये 2 राज्य ब्रुवो वंश के शासन में था। और इसी नेपल्स का एक राजा रहता है जो क्या करता है कि आपको एक बड़ा विद्रोह होता है जनता के द्वारा और इतना बेरहमी से उस विद्रोह को दबाता है जहाँ पे आपको लोगों को काट देता है, एकदम खून का नदियाँ बहवा देता है। जिसके कारण ये चीज़ जब मेजनी देखता है तो मेजनी इस चीज़ से बड़ा दुखी होता है और यह उसी समय यह एक कसम खाता है कि मैं जीवन भर काले कपड़े पहन करके इसका विरोध करूंगा। तो इसी चीज़ के लिए मेजनी को आप जब भी देखेंगे तो वो काले कपड़ों में देखते होंगे, या रंगीन फोटो आप जब भी देखें तो आपको पता होगा कि वो काला कपड़ा ही पहनता था। तो उसके काले कपड़े पहनने के पीछे ये कारण था कि नेपल्स विद्रोह हुआ था और वह जिंदगी भर इसी नेपल्स विद्रोह को विरोध करने के लिए, उसके विरोध को दर्शाने के लिए यह जिंदगी भर एक काला कपड़ा पहनता है। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे। कार्बोनारी संगठन का सदस्य था जो आपको 1810 में इसका गठन किया जाता है, ये भी आपको पता है। इसने 3 पत्रिका लिखा था, ये तीनों पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली। 3 पत्रिका इसका नाम था। यंग इटली जो 1831 में इसका लेखन करता है, यंग यूरोप जो 1834 में, और फ्रेंड्स ऑफ इटली 1839 में। ये 3 आपको देखने को मिलेगा, ये आप याद रखेंगे तीनों, यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली। तो मेजनी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान गए। और इसने मेजनी का ही एकीकरण का शुरुआत अगर कोई करता है तो वो मेजनी करता है। तो एकीकरण का जन्मदाता पूछे अगर तो हम मेजनी बोलेंगे। और आप याद रखेंगे कि राष्ट्रवाद का जन्मदाता हम किसको बोलेंगे, नेपोलियन को। लेकिन इन दोनों का एकीकरण में योगदान इतना ही है कि ये शुरुआत करके गए हैं। राष्ट्रवाद का जन्म दे करके नेपोलियन चला जाता है और एकीकरण का नींव रख के कौन चला जाता है, मेजनी चला जाता है। लेकिन मेजनी का यही सहयोग था कि ये शुरुआत करता है लेकिन यह पूरा नहीं कर पाता है। फिर एक आते हैं आपको काउंट काबूर।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको काउंट काबूर याद रखिएगा। तो ये काउंट काबूर के प्रथम चरण के सबसे बड़े ये नेता बन के उभरते हैं एकीकरण के संदर्भ में। तो इनका जो इनको कहते हैं इटली एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। तो इटली एकीकरण का राजनीतिक किसको बोलते हैं, तो काउंट काबूर को। इटली एकीकरण का जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो मेजनी को। और इटली में क्या बोलते हैं, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो नेपोलियन को। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यह कह रहा है कि यह सिद्धांतवादी नहीं यथार्थवादी था, मतलब कि यह वादी था। मतलब यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक होता है कि सिद्धांतवादी एक ही सिद्धांत पे काम करता है, अगर उसको अगर मारपीट करना है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने सिद्धांत, अपने जो विद्रोह का जैसे उसका प्रवृत्ति है वो सिर्फ विद्रोह करेगा। लेकिन एक होता है यथार्थवादी जो बोलता है जैसे को तैसा, अगर आप हमसे प्यार से बात करेंगे तो हम आपके लिए हम भी आपसे प्यार से बात करेंगे, लेकिन आप अगर युद्ध करना चाहेंगे तो हम भी युद्ध करेंगे। उस प्रकार का व्यक्ति कौन था, यह काउंट काबूर था, और इसीलिए इसको यथार्थवादी बोलते हैं। यह इटली का इसका मानना था कि इटली का एकीकरण तब तक नहीं हो सकता है जब तक सैनिकों को पूरा सैनिक शासन ना आ जाए, मतलब सैनिकों को पूरा अधिकार ना दे दिया जाए कि जो मन करे सैनिक जैसे वो हमारे राज्य पे कब्जा किए, जैसे वो हमारे सेना को मार करके हमारे जनता को लूट रहे हैं, उस प्रकार से हमको भी क्या करना है, हमको भी सैनिक शासन लाना है। सैनिक प्रशासन लाइए, सैनिक को छूट दीजिए और सैनिकों को बोलिए कि जिसको भी मारना है मारे, बस हमको क्या चाहिए, हमारा राज्य वापस चाहिए। तो इस प्रकार का इस सोच वाला व्यक्ति था काउंट काबूर। इसके बारे में यह, लेकिन इसके पहले जो था, अभी जो सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य का जो राजा था, मतलब कि ये सारे तीनों चरण का एकीकरण जिस राजा के देख रेख में हो रहा है उसका नाम था आपको विक्टर इमानुअल। लेकिन इसके पूर्व जो एक राजा थे, इसके विक्टर इमानुअल के पूर्व जो एक राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, तो उसके शासन में काउंट काबूर कृषि मंत्री के पद पर रहता है। लेकिन जब राजा विक्टर इमानुअल बनते हैं तो 1832 में इसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में इसको नियुक्त करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि काउंट काबूर किसके शासनकाल में कृषि मंत्री के पद में था, तो वह था आपको चार्ल्स एल्बर्ट के शासनकाल में। और किसके शासनकाल में काउंट काबूर प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वह विक्टर इमानुअल के शासनकाल में 1832 में बन जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अच्छा, इसी समय क्रीमिया युद्ध चल रहा था। तो इस समय क्या होता है कि क्रीमिया युद्ध चलता है जिसमें मित्र राज्य के तौर पे ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की तीनों मिल जाते हैं और युद्ध करते हैं किस, रूस से। तो ये तीनों जो मित्र राज्य थे, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की, और लड़ते हैं रूस के लिए। युद्ध हो रहा है क्रीमिया के लिए। तो इस युद्ध में इसका कोई लेना देना नहीं था, इटली का इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये क्या करता है काउंट काबूर की इस लालच में कि हम रूस के विरोध में अपना सैनिक भेजता है कि अगर ये युद्ध मतलब जो जीत जाता है, अगर ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी, तो ये हमारा क्या करेंगे, हम इनसे शांति समझौता जब होगा तो उनसे हम अपने जो देश में हो रहा है उनसे सहायता लेंगे, उनसे भी हम सैनिकों का क्या होंगे, सहायता लेंगे, और हम अपने देश में उन सैनिकों के मदद से हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन क्या होता है कि क्रीमिया युद्ध तो होता है, रूस हार भी जाता है और पेरिस शांति समझौता भी होता है, लेकिन इसको केवल सहानुभूति दिया जाता है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, इसको मदद नहीं मिलता। तो इसको मदद नहीं मिलता है, जबकि ये क्या किया था, खुद ना अपने राजा और खुद न इस युद्ध में भागीदारी लेकर के यह अपने सैनिकों को भेजता है इसमें लड़ने के लिए, लेकिन इसको कोई मदद के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। और इस पेरिस शांति समझौता जब इस युद्ध के बाद, क्रीमिया युद्ध के बाद होता है, तो इसको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। लेकिन इसी पेरिस शांति समझौता में
फ्रांस का जो था, फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था नेपोलियन तृतीय। इस नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूर के मध्य एक स्पेशल बाइलेटरल जो टॉक होता है, वार्ता, आप दो आदमी एक दूसरे से जब बात करते हैं उसको बाइलेटरल टॉक कहते हैं। तो इनके बीच में वो बात होता है और इनके बीच में एक संधि किया जाता है। इस संधि, इस शर्त के साथ कि हम जो हैं, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आक्रमण करेंगे इस दक्षिणी इटली पे, और इस दक्षिणी इटली पे आक्रमण करने के बाद फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन तृतीय, उन्होंने कहा कि दो राज्य है जिसमें एक राज्य लोम्बार्डी और वेनेशिया, जिसमें एक राज्य आप रख लीजिएगा और एक राज्य पे हमको शासन करने दीजिएगा। और इस आपको क्या होता है, इस समझौता के साथ इन दोनों के बीच संधि हो जाती है और इन दोनों ने मिलके क्या करते हैं, ये ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करते हैं। ऑस्ट्रिया जो यहाँ पे दक्षिणी इटली पे जिसका अधिकार था इस दोनों राज्य पे, तो ये फ्रांस और मिलके और क्या आपको काउंट काबूर जो ये सार्डिनिया पिडमोंट राज्य है, ये दोनों मिलके ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करते हैं और ऑस्ट्रिया को यहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि लोम्बार्डी जो शहर था वो काउंट काबूर यानी सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के अंतर्गत आ जाता है और वेनेशिया जो था वो फ्रांस के जो नेपोलियन तृतीय थे उनके अधिकार में चला जाता है। इस युद्ध के बाद आपको पहला जो चरण था वो समाप्त हो जाता है और इसके द्वितीय चरण गैरिबाल्डी के आगमन से होता है। यह एक गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था, जो मलाह होते हैं नाविक होता है, वो पेशे से नाविक था और इसको इटली का तलवार कहा जाता था। मतलब ये बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का था। यह इतना लड़ाकू प्रवृत्ति का था कि इसको किसी स्थानीय राजा के द्वारा इसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी और वहाँ से वह क्या हुआ था, फरार हो गया था और फरार हो कि ये आया था काउंट काबूर के संरक्षण में। काउंट काबूर उस समय उस पूरे क्षेत्र का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर इसके योग्यता और इसके लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए ये क्या करता है, इसको अपने पास, इसको अपने मुख्य सैनिक के रूप में रख लेता है और यहाँ तक कि इसको मुख्य सैनिक के रूप में रखते हुए इसको अब अगला जो टारगेट था, ये जो वेनेशिया को जो फ्रांस अधिकार कर लिया था, अब इसको देता है अधिकार कि अगर तुम ये कर सकते हो तो इस फ्रांस को इस वेनेशिया राज्य से हटाओ। मतलब कि उस समय जो ये इटली है यहाँ पे तो आपको पोप का राज्य है, यहाँ पे जो सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य है। अब इस सार्डिनिया पिडमोंट राज्य में एक राज्य और मिल गया और वो कौन राज्य था, वो लोम्बार्डी था। अब यहाँ पे जो फ्रांस का शासन हो गया था इस क्षेत्र में, किस में, वेनेशिया राज्य पे, और इस क्षेत्र में अभी भी किसका अधिकार है, ब्रूवंश के फ्रांस का। तो यहाँ जो इतना जो इस क्षेत्र में फ्रांस का एक शहर पे जो अभी क्या था, एक शहर पे जो अभी कब्जा था, बस इस शहर को टारगेट करने के लिए इसको गैरिबाल्डी को क्या करता है, इसको अपने अपॉइंट करता है। यह गैरिबाल्डी को एक सैनिक बनाने के लिए भेजता है कि अब सैनिक तैयार कीजिए और जाके इस चीज़ पे आक्रमण कीजिए। ये एक सैनिक का निर्माण करता है और उस सैनिक का नाम इसको रखता है लाल कुर्ती सेना। तो ये बहुत फेमस इसका क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, क्योंकि वहाँ के पूरे सैनिक किस कपड़ा, कौन सा कपड़ा पहनते थे, लाल पहनते थे। तो लाल कुर्ती सेना का गठन जो था वो गैरिबाल्डी किया था और इसको दक्षिणी इटली के पूर्ण रूप से अधिकार करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। एक क्षेत्र तो अधिकार है। इस युद्ध में किसानों को भी किसान ने भी क्या किया था, यहाँ पे मदद किया था, क्योंकि यहाँ के किसान जो थे वो बार बार काउंट काबूर को बोलते थे कि एक क्षेत्र चला गया, एक क्षेत्र हम लोग अभी स्वतंत्र नहीं है, तो आप हमको भी अपने सार्डिनिया पिडमोंट राज्य में मिलाइए। तो इस चीज़ में किसानों ने भी इस गैरिबाल्डी का मदद करता है इस युद्ध में। दक्षिणी इटली पर इसने पुनः अधिकार कर लेता है और यह आक्रमण करता है और आक्रमण करके वहाँ से फ्रांस को फिर से उस क्षेत्र से भगा देता है। तो इस द्वितीय चरण में देखेंगे कि प्रथम चरण में हमको लोम्बार्डी शहर मिल गया और द्वितीय चरण में हमको इस पूरे दक्षिणी इटली पे अधिकार मिल गया, यानी कि अब सार्डिनिया, पिडमोंट, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस 4 राज्य पे अब किसका अधिकार हो गया। अब जो इटली के जो स्थानीय राजा थे, जो कौन थे उस समय राजा था विक्टर
विक्टर इमानुअल, इनका अधिकार अब इस चारों क्षेत्र पे हो जाता है। अब हमारे पास बच गया 2 राज्य, जिसमें एक थे पोप का अधिकार, जो क्या थे, धार्मिक गुरु थे। अभी को भी पता है कि पोप कौन होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। और एक क्षेत्र पे जो यहाँ पे था सिसिली और नेपल्स जो राज्य था, जो अभी ब्रूवा वंश यानी फ्रांस के शासनकाल में था, इस क्षेत्र को अभी करना था। तो इस 2 चरण में आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग 2 राज्यों को अपने अंतर्गत ले लिए। अब इस तीसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्षेत्र पे नेपल्स और सिसिली जो राज्य है इसको अपने अंतर्गत लेता है। इसमें आप देखेंगे तृतीय चरण में विक्टर इमानुअल ने मोर्चा खुद संभाला। इस दोनों चरण में देखेंगे कि बहुत सारा क्या था, बहुत सारा आपको कठिनाइयाँ थी, और इस कठिनाइयों को पार इन दोनों ने कर लिया था। तीसरा चरण इसलिए आसानी हो जाता है, और इस आसानी होने के मतलब जैसे आसार लगते हैं, विक्टर इमानुअल खुद मोर्चा संभाल लेते हैं, क्योंकि उस समय एक युद्ध चल रहा था और प्रसा और ऑस्ट्रिया में। प्रसा मतलब क्या था, आपको प्रसा जो है ब्रिटेन का एक बड़ा राज्य है। जैसे आप यहाँ पे इटली का बड़ा राज्य भी सार्डिनिया पिडमोंट राज्य है, उसी तरह इसी समय जो इटली का एकीकरण चल रहा है, उसी समय आपको देखेंगे कि प्रसा जर्मनी का भी एकीकरण चल रहा है, और उसी जर्मनी का एकीकरण प्रसा के द्वारा किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य के द्वारा आपको इटली का एकीकरण किया जा रहा है, उसी तरह प्रसा के द्वारा भी जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा है। और प्रसा किस पे आक्रमण कर चुका है, ऑस्ट्रिया पे। और इस प्रसा का ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करने का जो चल रहा था उस समय, इस युद्ध का नाम हम लोग संडोवा का युद्ध बोलते हैं, जिसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे जर्मनी का जब एकीकरण पढ़ेंगे तो। और इसी संडोवा के युद्ध में जब ये दोनों लड़ रहे थे, तब इस क्षेत्र में क्या था, इस क्षेत्र में जो सिसिली और नेपल्स राज्य थे, इस क्षेत्र में सैनिकों की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्योंकि इस युद्ध में मोटे तौर पे जो भी आपको देखेंगे कि जब भी 2 राष्ट्रों में लड़ाई होता है ना, तो उसके पड़ोसी राज्य अपने सीमा पे सैनिक बढ़ा देते हैं। और उस सीमा पे सैनिक बढ़ाने का मतलब कि ये युद्ध मेरे राज्य में ना घुस जाए, इसलिए उस क्षेत्र में अपने सैनिकों की क्या करते हैं, आपूर्ति के लिए कहीं कहीं से भरते हैं। इसी क्षेत्र में जो यहाँ पे सैनिक लगे हुए थे ब्रूओ वंश के, उनको क्या किया जाता है कि उनको बहुत मात्रा में उनका कम कर दिया जाता है, क्योंकि उनको अपने राज्य को सुरक्षित करना था। और इसी को मौका देखते हुए विक्टर इमानुअल क्या करते हैं, इस क्षेत्र पे खुद मोर्चा संभालते हुए आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके बहुत आसानी से इस क्षेत्र को भी अपने अंडर में ले लेते हैं। तो अब हमको विक्टर इमानुअल के अंतर्गत अब ये पूरे राज्य जो थे वो आ गए थे। बस बीच का जो राज्य था, रोम जो राजधानी है, इटली का राजधानी, और इसी रोम के बीचों बीच पोप क्या हुए थे, बहुत सारे पादरी थे, वो क्या किए थे, अपना एक स्वतंत्र देश घोषित करके बैठे हुए थे। इनको हटाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि ना इनसे लड़ सकते थे, लड़ते तो पूरे यूरोप के ईसाई इन पे आक्रमण कर देते, इसलिए इनको इस जगह से हटाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इनके पोप के बीच में और सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे, और जो अब इटली के पूरे इटली के स्वतंत्र इटली के भी राजा बनेंगे विक्टर इमानुअल, इनके बीच एक समझौता किया जाता है। और उस समझौता में कहा जाता है कि रोम में ही आपको एक स्वतंत्र देश बना के दे दिया जाएगा, और आपको एक टापू दे दिया जाएगा, आप उसी पे अपना अधिकार करेंगे। और इसी टापू का नाम भविष्य में वेटिकन सिटी, जो आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटा जो देश वेटिकन सिटी का निर्माण इसी तरह से होता है। और इनको इटली में ही, रोम में ही एक टापू दे दिया जाता है, और इसी टापू पे ये अपना शासन प्रशासन चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब इटली के जितने भी एकीकरण से प्रश्न बन सकते थे, हमने सभी को एक एक करके देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका फेयर कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा फिगर वगैरह के साथ। तो अब इसकी एक वीडियो और आएंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा आपको जर्मनी के एकीकरण का, और उसको भी हम लोग देख लेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग हिस्ट्री के ही जितने भी पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट किसी पे चलेंगे। तो आप अच्छे से बनाइएगा, और अच्छा लगता हुआ तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो भी हमको अच्छा लगेगा। वही चीज़ आपके लिए, मेरे लिए जो है क्या है, आपके फ़ी के बराबर है, थोड़ा सा जो भी आप कर सकते हैं। बाकी
आप इसका बढ़िया से देखेंगे इसको। थैंक यू सो मच।